जय श्री राधे फ्रेंड्स। मिस्टर मित्तल, आपने बताया नहीं कि आपकी एक और बेटी है। माय गॉड, कितनी खूबसूरत है आपकी बेटी। तो इंटरनेट पर काफी फेमस भी है। सी इज वेरी टैलेंटेड। आपने इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई? मिस्टर मित्तल एकदम से बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो गए। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। तभी मिसेज मित्तल तुरंत बीच में आकर बोली, वह एक्चुअली क्या है ना, आन्या को अपनी पहचान बनाई थी और वह नहीं चाहती थी कि उसकी पहचान उसके डैड के दम पर बने, इसलिए इस बात को जरा सीक्रेट रखा गया कि वह हमारी बेटी है। मेहमान उनकी बात को समझ गए। आन्या ने अपनी आंखों को रोल किया, पर उसे इनकी बकवास बातों से कोई भी मतलब नहीं था। पंडित जी ने फेरे आगे बढ़ाने के लिए कहा। नक्श अभी तक शॉक्ड में था। वह फेरे तो ले रहा था मगर उसकी नजर आन्या के चेहरे पर टिकी हुई थी। उसका दिल इतना जोर से धड़क रहा था जैसे किसी भी वक्त रुक जाएगा। उसके पैर बड़ी मुश्किल से उठ रहे थे मगर उसकी नजरें अब भी आन्या की तरफ ही थी। फिर उसने मुश्किल से ही सही पर अपने फेरे पूरे किए। आन्या वहीं पर बैठी उन लोगों को देखती रही। रूपाली की नजरें आन्या पर थी। आन्या के होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई, जैसे वह रूपाली को चिढ़ा रही हो। रूपाली हैरान जरूर थी मगर अब भी बाजी उसी के हाथ में थी। आखिर उसने नक्श को जीत लिया था। नक्श आज उसका पति होने वाला पति था। रूपाली ने नक्श की तरफ देखा तो वह एक सेकंड के लिए चौंक गई। नक्श की नजरें अभी भी आन्या पर टिकी हुई थी। पंडित जी ने जब मांग भरने को कहा तो नक्श ने जैसे सुना ही नहीं, बस वह आन्या को ही देखता रह गया। रूपाली ने नक्श के पैर पर हल्का सा हाथ रखा तो नक्श थोड़ा होश में आया और उसने आगे की रस्मों को पूरा किया। अंदर ही अंदर रूपाली को बहुत गुस्सा आ रहा था मगर वह अपने गुस्से को रोककर बैठी रही। नक्श के मम्मी पापा रूपाली के मम्मी पापा के पास आए। नक्श के पापा ने रूपाली के पापा से कहा, मिस्टर मित्तल, यह सब क्या है? क्या वह आन्या है? इसलिए आपको डैड बोल रही है? ये आपकी बेटी कैसे हो सकती है? आन्या जो कुछ दिन पहले इस घर के शेयर्स के ट्रांसफर के पेपर साइन करके गई थी, वह एकदम से मोटी भैंस दिखने में इतनी खूबसूरत अप्सरा कैसे बन गई? कहीं ऐसा तो नहीं आपने बाहर और कोई बच्चे पैदा कर रखे हैं? मिस्टर मित्तल थोड़ी अनोइंग आवाज में बोले, आप ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता ये लड़की आन्या है या नहीं। नक्श की मॉम ने कहा, पता नहीं क्या मतलब है? जरा गौर से देखे आप पर और आपकी वाइफ का ही चेहरा कितना मिलता है और इसके बचपन के चेहरे से बिल्कुल सेम ही तो लगता है। आप ही की बेटी है ये। पता नहीं कुछ ही दिनों में इसने अपने आप पर क्या जादू कर लिया है कि ऐसी हो गई है। उसके मम्मी पापा हैरान थे। ये बात तो माननी पड़ेगी कि आन्या अपने अवतार में रूपाली से लाखों गुना काफी खूबसूरत लग रही थी। अब उनको ऐसा लग रहा था कि आन्या की खूबसूरती और उसकी पॉपुलैरिटी देखकर यह सोचने को मजबूर हो गए कि उन्होंने रूपाली की शादी नक्श की शादी करके सही किया भी या नहीं। शादी कंप्लीट हो जाती है। स्टेज पर दूल्हा दुल्हन को सब लोग गिफ्ट देने लगते। आन्या स्टेज के ऊपर आई। नक्श और रूपाली वहीं पर खड़े हुए थे। रूपाली के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे मगर आंखों में गुस्सा आन्या साफ देख सकती थी, पर उससे ज्यादा गौर नहीं किया। उसने नक्श की तरफ देखा जो हैरान लग रहा था मगर उसने फाइनली अपनी हैरानी पर थोड़ा काबू पा लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। आन्या ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर नक्श की तरफ मुंह करके कहा। नक्श ने अपना हाथ उठाया। उसने आन्या से हाथ मिलाया। जैसे उसने आन्या को टच किया उसके बदन का एक एक रोम खड़ा हो गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। पेट में तितलियां उड़ने लगी। एक बार फिर से उसे वही एहसास हुआ जब उसे बचपन में वह आन्या की खूबसूरती पर फिदा हो गया था और उसने फैसला किया था कि वह रूपाली से नहीं आन्या से शादी करेगा। आज फिर से उसे वही एहसास हो रहा था मगर नक्श ने अपने आप को कंट्रोल किया। अब वह शादीशुदा है, रूपाली का पति है, सब उसे शोभा नहीं देता। अपने हाथ को पीछे करते हुए आन्या मुस्कुराकर नक्श की तरफ देखकर बोली, फाइनली तुम्हें वह मिल गया जो तुम्हें चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। रूपाली ने सिर्फ एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ कहा, थैंक यू दी। फिर नक्श के सामने चंचल थोड़ा नंबर बनाने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप हमारी शादी में आए। मैं भी आपको कितने सारे कॉल्स किए थे पर आपने उठाया ही नहीं। इस बात पर आन्या ने अपनी आईब्रोज ऊपर उठाए और कहा, तुमने मुझे कॉल कब किया? मेरे पास तुम्हारा कोई कॉल नहीं आया। अचानक रूपाली थोड़ा चौंक गई। नक्श रूपाली की तरफ देखने लगा। उसने कहा, पर तुमने तो कहा था कि तुमने आन्या को बहुत सारे कॉल्स किए हैं बुलाने के लिए। रूपाली ने कहा, हाँ मैंने किए थे दीदी, शायद आपने ठीक से देखा नहीं। मैंने बहुत सारे कॉल्स किए थे। इस बात पर आन्या ने कहा, हाँ शायद हो सकता है ध्यान नहीं दिया हो। वो क्या है ना कि मैं बिजी बहुत रहती हूँ आजकल, इसलिए। आन्या जानती थी कि रूपाली ने उसे कोई कॉल नहीं किया और वह चाहती तो नक्श के सामने अभी उसे एक्सपोज कर सकती थी मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, जिए जैसे जीना चाहते हैं। मुझे क्या, उस
पार्टी में आए हुए एक अमीर आदमी के लड़के का दिल आन्या के ऊपर आ गया था। जब उस आदमी को पता चला कि आन्या इस घर की बड़ी बेटी है और अभी तक कुंवारी है, तो वह जाकर तुरंत मिस्टर मित्तल के पास अपनी बेटे की शादी का प्रपोजल रखने के लिए पहुंच गया। मिस्टर मित्तल हैरान होकर बोले, लेकिन मिस्टर आहूजा, ये आप क्या बोल रहे हैं? आन्या की शादी आपके बेटे के साथ? इस पर मिस्टर आहूजा ने अपनी आंखों को हल्का सा सुकेड़ कर कहा, मेरे बेटे में क्या कमी है मिस्टर मित्तल? देखने में अच्छा खासा हैंडसम नौजवान, खूबसूरत और कुंवारा है, और हमारे पास सब कुछ तो है। पैसे और रईसी के मामले में हम आपसे 10 गुना ज्यादा बड़े हैं। सोच लीजिए, अगर आप अपनी बड़ी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में देते हैं तो फिर आपके और आपके बिजनेस के लिए बड़ा फायदे का सौदा हो सकता है। मेरा इकलौता बेटा है, हमारा नाम आपके साथ जुड़ेगा तो इसमें आपका ही फायदा है। अचानक इतने बड़े प्रपोजल को सुनकर मिस्टर मित्तल सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। बात तो बिल्कुल सही कही मिस्टर आहूजा ने। अगर उनके बेटे के साथ आन्या की शादी पक्की हो गई तो फिर उनका बिजनेस तो आसमान छुएगा। यह सोचते हुए मिस्टर मित्तल ने मिस्टर आहूजा से कहा, मैं कुछ वक्त चाहूंगा इस बारे में अपनी बेटी से बात करने के लिए। मिस्टर आहूजा ने कहा, हाँ, कोई बात नहीं, आप आराम से बात कीजिए। मिस्टर मित्तल ने आन्या का हाथ पकड़कर उसे एक जगह पर ले गए। रूपाली की मॉम ने जब अपने पति को आन्या को कहीं ले जाते हुए देखा तो वह भी तुरंत उसके पीछे पीछे चली गई, क्योंकि वह कंफ्यूज हो गई थी कि आखिर क्या बात है। आन्या भी एकदम से हैरान हो गई। उसने कहा, एक्सक्यूज मी मिस्टर मित्तल, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? उसने अपने हाथ को पीछे किया। आन्या के ऐसा करने पर मिस्टर मित्तल थोड़ा सा चौंक गए, पर उन्होंने थोड़ी कड़क आवाज में कहा, ये सब क्या है आन्या? और तुम्हारी आंखों का वापस आना? तुम इतनी पतली कैसे हो गई? तुम्हें यह सब कुछ हमें बताया क्यों नहीं? कुछ दिनों पहले तो तुम अपने आप पहले वाले अवतार में यहाँ पर आई थी। क्या वह सब झूठ था? इस बात पर आन्या कुछ नहीं बोली। वैसे तो वह जवाब दे सकती थी, मगर उसे देना नहीं था। तभी आन्या की मॉम वहां पर पहुंच जाती है। मिसेस मित्तल मिस्टर मित्तल से बोली, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वह भी इस लड़की के साथ? मिस्टर मित्तल आन्या की मॉम की तरफ देखकर जरा कुछ वक्त के लिए चुप रहने का इशारा करते हैं और फिर आन्या की तरफ देखकर कहते हैं, देखो, तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है। आन्या अपनी आंखों को हल्का सा सिकोड़ लेती है। वह कंफ्यूज लग रही थी कि किस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात हो रही है। मिस्टर मित्तल ने जवाब दिया, मिस्टर आहूजा इस शहर के बड़े बड़े रईसों में से एक है। उनका बिजनेस और कारोबार हमसे 10 गुना ज्यादा बड़ा और फैला हुआ है। उनका इकलौता बेटा है देवांग आहूजा, उसके लिए उन्होंने तुम्हारा हाथ मांगा है। आन्या इस खबर से चौंक जाती है, यहाँ तक कि मिसेस मित्तल भी हैरान हो जाती है। उन्होंने कहा, लेकिन इन सब से आपको क्या लेना देना? आपको अपनी बेटी पर ध्यान देना चाहिए, उसकी शादी हुई है अभी अभी। मिस्टर मित्तल अपनी बीवी की तरफ देखकर बोले, कुछ मिनट के लिए चुप रहोगी प्लीज? मिसेस मित्तल इरिटेट होकर चुप हो गई। मिस्टर मित्तल ने आन्या की तरफ देखकर कहा, मैंने डिसाइड किया है कि तुम उससे शादी करोगी, इसलिए मैं उनको हाँ बोलने वाला हूँ। इस बात पर आन्या हैरान होकर बोली, आपने डिसाइड किया है? और आपको यह डिसाइड करने का हक किसने दिया? मिस्टर मित्तल इस बात पर अपने आईब्रो सिकोड़ते हुए बोले, मैं पिता हूँ तुम्हारा, प्लीज तमीज से बात करो, और तुम्हारी जिंदगी का फैसला लेने के लिए मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं। एक तो वैसे ही तुमने सालों पहले जो कांड किया था उसकी वजह से अगर वह बात किसी को पता चल गई तो कोई तुमसे शादी करने को तैयार भी नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से तुम थोड़ी देखने लायक हुई हो। तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता है, अच्छा लड़का है, तुम्हारी जिंदगी भर रानी बनाकर रखेगा और राज करवाएगा। मेरे ख्याल से तुम्हें इस रिश्ते को मानने में अब कोई ज्यादा नखरे नहीं करने चाहिए। और वैसे भी उन्होंने कहा है कि अगर तुम उनके खानदान की बहू बनती हो तो हमारे बिजनेस को भी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। क्या तुम अपनी फैमिली के लिए इतना नहीं कर सकती? फैमिली? आन्या ये देखकर हल्का सा हंस देती है। मिस्टर मित्तल हैरान हो गए और कंफ्यूज हुई। मिसेस मित्तल ने कहा, तुम्हारे पापा सही बोल रहे हैं, इसमें इतना हंसने वाली कौन सी बात है? आन्या ने अपनी आईब्रोज ऊपर उठाई और कहा, पापा, फैमिली, मॉम, डैड, इन शब्दों का मतलब भी नहीं पता आपको, और खुद को मेरे मॉम डैड कहना बंद कीजिए।
मुझे अपनी जायदाद, अपनी जिंदगी और अपने नाम से बेदखल करने वाले आप दोनों ही थे। मुझे कोई मतलब नहीं है आप दोनों से। और जहां तक रही शादी की बात, तो मैं किसी से शादी करूंगी या नहीं, इसका फैसला सिर्फ मैं लूंगी। आप दोनों में से किसी को भी यह हक नहीं है कि आप मेरी जिंदगी का फैसला करें। मिस्टर मित्तल गुस्से से बोले, क्या बकवास कर रही हो तुम? पहले ही हमारी बहुत नाक कटवा चुकी हो। अब जब कुछ सही तरीके से हो रहा है तो तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? तभी अचानक वहां पर नक्श आ गया। नक्श को फोन पर बात करने के लिए साइड में गया था, पर उसने जब उनकी आवाज सुनी तो उससे रहा नहीं गया और वो वहां पर आकर बोला, क्या हो रहा है यहाँ पर? नक्श और आन्या एक बार फिर से एक दूसरे की तरफ देखे। एक बार फिर से नक्श आन्या की खूबसूरती में डूब सा गया, पर मिस्टर मित्तल की आवाज सुनकर वह थोड़ा होश में आया। पर आन्या को समझा रहे हैं, यह हमारी बात मान नहीं रही है। नक्श, तुम तो इसके बचपन के दोस्त हो ना, तुम ही समझाओ, शायद यह समझ जाए। तुमने तो बहुत किया है इसके लिए। अगर तुम्हारी बात भी मानेगी तो तुम्हारी बात भी नहीं मानी तो इससे बड़ी बेशर्म लड़की कोई और नहीं होगी। नक्श ने कहा, लेकिन बात क्या है? ऐसा क्या समझाना है जो मुझे आन्या को? मिस्टर मित्तल ने कहा, तुम मिस्टर आहूजा को जानते हो जो यहाँ पर आए हुए हैं? नक्श ने हाँ में सर हिलाया तो मिस्टर मित्तल ने कहा, उन्होंने अपने बेटे देवांग के लिए आन्या का हाथ मांगा है। उनके बेटे को आन्या बहुत पसंद आ गई है और उससे शादी करना चाहता है। नक्श की आंखें यह सुनकर बड़ी हो गई। अचानक एक अजीब सी जेलिस की लहर उसके बदन में दौड़ गई। उसकी मुठ्ठियां कस गई थी, पर वह चुपचाप खड़ा था। मिस्टर मित्तल ने नक्श से कहा, तुम ही समझाओ इस बेवकूफ लड़की को। अरे करेगा कौन इससे शादी अगर इसकी सच्चाई लोगों को पता चल गई? वो तो शुक्र है एक अच्छे घर के लड़के का रिश्ता आया इसके लिए। बोल इसे कि शादी के लिए हाँ कर दे। नक्श हैरान था। उसने आन्या की तरफ देखा, पर आन्या कुछ भी नहीं बोल रही थी। इनफैक्ट वह उनकी बातों पर जरा भी इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। वह यह सब देख रही थी कि उसके घर वाले अपने फायदे के लिए उसका कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। अजीब गिरे हुए लोग हैं। नक्श कुछ बोलना चाहता था, पर पता नहीं उसकी जुबान ही नहीं खुली। तो फाइनली उसने मिस्टर मित्तल की तरफ देखते हुए कहा, अगर आन्या नहीं करना चाहती तो मुझे नहीं लगता कि आपको जबरदस्ती करनी चाहिए। यह सुनकर मिस्टर मित्तल भी हैरान रह गए, पर आन्या चुपचाप खड़ी रही। मिस्टर मित्तल ने कहा, नक्श यह तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें तो इसे मनाना चाहिए। मिसेस मित्तल ने भी कहा, ये लड़की जब से पैदा हुई है सिवाय हमारे नाम पर कलंक लगाने के इसने और कुछ नहीं किया है। अरे कम से कम जिंदगी में एक काम तो ऐसा कर दो कि हमें कुछ फायदा हो तुम्हारे पैदा करने का। अपनी माँ की बात सुनकर आन्या को बड़ी हंसी आई और वह हंसी नहीं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी किस्मत पर उसे हंसना चाहिए या रोना। उसने अपने पेट के अंदर पल रहे बच्चों को महसूस किया। वह भी माँ बनने वाली थी। एक माँ बनने का एहसास कितना खास और स्पेशल हो सकता है, यह वह समझ सकती थी। उसका बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन वो उसके लिए मर मिटने को तैयार थी। और एक उसकी ये माँ है। वो हैरान थी कि एक माँ ऐसी भी हो सकती है जैसी उसकी अपनी माँ थी। यह उसकी कल्पना से बाहर था। आखिर कोई औरत इस कदर घटिया कैसे हो सकती है? अपने ही बच्चे से उसके पैदा होने का हर्जाना ले। मिस्टर मित्तल ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और नक्श से बोले, हम लोग बाहर मेहमानों को देखकर आते हैं। समझाओ तुम इसे, और अच्छे से समझाना। इसके लिए बहुत जरूरी है एक अच्छे खानदान में एक अच्छे लड़के से शादी करना, वरना जिंदगी भर ठोकरें खाती फिरेगी और अंत में किसी पैसे वाले इंसान की मिस्ट्रेस बनकर रह जाएगी। यह बोलकर वो चले गए। अपने पिता के मुंह से मिस्ट्रेस जैसे घटिया शब्द सुनकर आन्या के सीने में दर्द तो हुआ। वह चुपचाप खड़ी रही। नक्श ने आन्या की तरफ देखा। उसकी खूबसूरती से वह उभर ही नहीं पा रहा था। उसने आन्या से कहा, आन्या तुम इतनी कैसे बदल गई? और तुम देख सकती हो, तुमने मुझे बताया नहीं इस बारे में। तुम आज से पहले जब भी मुझसे मिली हमेशा पहले वाली आन्या बनकर मिली, तो अचानक ऐसे कैसे बदल गई? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम वही आन्या हो। इस बात पर आन्या ने कहा, तुम्हारे यकीन करने ना करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर आना भी नहीं चाहती थी, सिर्फ तुम्हारे कहने पर आई हूँ नक्श, क्योंकि तुमने मुझसे बड़ी रिक्वेस्ट की थी। उसने नक्श की आंखों में आंखें डालकर कहा, इसे आखिरी बार समझ लो कि मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट मान ली। अब वाकई बहुत हो गया है। हम कभी बचपन के दोस्त हुआ करते थे, तो आई विल प्रे यू कि तुम अपने इकलौते प्यार के साथ अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारो और खुश रहो। इकलौता प्यार यह सब सुनकर जैसे नक्श की नजरें शर्मिंदगी से झुक गई। वह कुछ बोलना चाहता था, उसका दिल अजीब तरीके से धड़क रहा था। एक बार फिर से पुरानी फीलिंग्स उसे जकड़ने लगी थी। अभी अभी तो उसकी शादी हुई थी उस लड़की के साथ जिससे वह
बहुत प्यार करने का दावा करता था। अब जब आन्या पहले वाले रूप में आ गई है तो उसकी पुरानी फीलिंग्स कैसे जाग सकती है। नक्श खुद अपने जज्बातों को नहीं समझ पा रहा था। इसके बाद आन्या वहां से सीधा चली गई और नक्श वहीं खड़ा उसे देखता ही रह गया। राजवीर के कैबिन में बड़ी धुआंधार किसिंग चल रही थी। कैबिन का दरवाजा बंद था। राजवीर सोफे पर बैठा था, नूर उसकी गोद में बैठी हुई थी। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। राजवीर ने नूर को अपनी बाहों में कसकर पकड़ा हुआ था और नूर ने अपनी बाहें राजवीर के गले में डालकर उसके होठों पर अपने होठ रखे हुए थे। दोनों बहुत ज्यादा पैशनेटली एक दूसरे को काफी देर तक किस कर रहे थे। फाइनली काफी देर तक किस करने के बाद दोनों अपने होठ को रिलीज करते हैं और तेज तेज सांस लेने लगते हैं। राजवीर नूर से कहता है, अब बस करो, अगर और इस तरह से ये करती रहोगी तो पता नहीं मैं खुद को कितनी देर तक रोक पाऊंगा। मेरी भी एक लिमिट्स है। नूर राजवीर के करीब आकर उसकी आंखों में देखती है और बोली, तो फिर क्रॉस कर दो लिमिट्स, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नूर की बात सुनकर राजवीर हल्का सा हैरान हुआ, पर फिर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने नूर के गालों को प्यार से सहलाते हुए कहा, करूंगा, लेकिन अभी नहीं, सही वक्त आने पर। नूर ने हल्का सा मुंह बना लिया और कहा, मतलब मुझे और इंतजार करना पड़ेगा। राजवीर ने प्यार से उसकी छोटी सी नाक को खींच दिया। नूर आगे आई और राजवीर को हक करके उसके सीने पर अपना सर रखकर उसकी गोद में बैठी रही। राजवीर ने भी एक गहरी सांस ली और आराम से सोफे पर पीठ लगाकर बैठ गया। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही बैठे रहे। फिर नूर राजवीर से बोली, राजवीर, क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? अगर तुम्हें बुरा न लगे तो। नूर की बात सुनकर राजवीर ने हल्का सा कंफ्यूज होकर कहा, हाँ पूछो, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। नूर ने अपना सर उठाया और राजवीर की आंखों में देखा। वह थोड़ी सीरियस लग रही थी। उसने कहा, आरजे कौन से बदले के बारे में बात कर रहा था, और वह भयंकर सिंह, तुम लोगों ने किस चीज का बदला लिया था? I mean, क्या किया था उसने तुम्हारी फैमिली के साथ? अचानक यह सुनते ही राजवीर के होठों से मुस्कुराहट और आंखों से चमक एकदम से गायब हो गई। चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन आ गए। नूर के इस सवाल से ऐसा लग रहा था मानो उसके अतीत के जख्मों को पूरी जोर से कुरेद दिया गया हो। वह थोड़ा परेशान दिखाई देने लगा। नूर ने तुरंत कहा, सॉरी, अब तुम्हें परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। सॉरी अगर तुम्हें। नूर ने इतना ही कहा कि राजवीर नूर से कहा, भयंकर सिंह मेरे डैड का दुश्मन था। फ्लैशबैक, भयंकर, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी फैमिली को छोड़ दो। राजवीर का पिता हाथ जोड़कर भयंकर सिंह से अपनी फैमिली की जान बचाने की भीख मांग रहा था। भयंकर सिंह एक नामी माफिया था जिसके साथ कभी राजवीर के पिता काम किया करते थे, पर अब नहीं। राजवीर की फैमिली में उसके माता पिता के अलावा उसकी छोटी बहन और वह खुद था, और उसकी माँ उस वक्त 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। राजवीर का पिता दुहाई देता रहा, मगर भयंकर सिंह ने उसकी बातों को कोई सीरियस नहीं लिया। उसने राजवीर की माँ, जो जमीन पर पड़ी दर्द से तड़प रही थी, पेट में इतनी जोर लात मारी कि उसकी जोर से चीख निकल गई, और 9 महीने की प्रेग्नेंट थी, और यह दर्द उस वक्त इतना भयंकर हो गया था कि देखने और सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए थे। राजवीर के पिता जोर से चिल्लाए, भयंकर कमीने। वह उठकर जैसे ही अटैक करने के लिए भयंकर की तरफ बढ़ा, वैसे ही भयंकर सिंह ने एक चाकू उठाकर राजवीर के पिता की गर्दन के आर पार कर दिया। राजवीर के पिता का सर कटकर लुढ़कता हुआ गिर गया। राजवीर की मां दर्द से ऑलमोस्ट मरने की हालत में थी और राजवीर के पिता मर चुका था। राजवीर की छोटी बहन, जो पहले ही भयंकर सिंह के आदमियों ने जान से मार दिया था, वह बेचारी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी, मगर अभी अभी शायद उसने थोड़ी सी जान बची थी। वह अपनी उंगलियों को जरा हिला ही रही थी। भयंकर सिंह ने जब यह देखा तो आईब्रोज ऊपर उठा ली, फिर उसके पास में रखी एक भारी सा सामान उठाया, छोटी सी बच्ची के ऊपर इतनी जोर से मारा कि उसका दम निकल गया। राजवीर यह सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। वह भी बुरी तरह से अधमरी हालत में जमीन पर पड़ा था। उसकी चीख निकल गई, नहीं नहीं नहीं। उसने अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी फैमिली को दर्दनाक मौत करते हुए देख लिया था। भयंकर सिंह ने राजवीर की तरफ देखा और हंसने लगा। अब बस एक सपोला बचा है, मसल दो इसे, कोई भी नहीं बचना चाहिए। भयंकर सिंह के आदमी ने राजवीर के गले में रस्सी डाली और उसे छत से लटका दिया। उसके बाद वो लोग वहां से चले गए। उसी वक्त राजवीर ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। उसके हाथ जितना हिल सकते थे उतना हिले, मगर एक वक्त के बाद वह बिल्कुल स्थिर हो गए। कुछ सेकंड तक उसकी लाश हवा में लटकती रही। तभी अचानक पता नहीं क्या हुआ, राजवीर की आंखें एक बार फिर से खुली, और इस बार वो ये आंखें नहीं थी, कुछ बदल गया था। इन आंखों में अब आरजे था।
यह पहली बार था जब राजवीर के अंदर से आरजे उसकी बॉडी में आया। आरजे ने अपना हाथ ऊपर उठाया, रस्सी को पकड़ा और खुद को फंदे से आजाद किया। वह जमीन पर गिरा। सारे लोग इस वक्त बाहर जा चुके थे, तो आरजे सबसे पहले भागता हुआ राजवीर के पिता के कमरे में गया। वहां एक सीक्रेट बॉक्स रखा हुआ था। उसने बॉक्स खोला तो देखा कि उसमें कुछ बॉम्ब रखे हुए थे। हाँ, राजवीर का पिता भी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में काम करने वाला एक माफिया था, जो शादी के बाद सुधरने की कोशिश कर रहा था, मगर इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया से उसे सुधरने का मौका नहीं दिया। सेफ्टी के लिए कुछ हथियार और बम वगैरह राजवीर का पिता हमेशा अपने पास रखता था, क्योंकि उसके लिए उसके परिवार की सेफ्टी सबसे पहले थी। आरजे ने तुरंत वो सारे बम उठाया और खिड़की से कूदकर बाहर चला गया। भयंकर सिंह के सारे आदमी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर गाड़ियां निकालने लगे। तभी अचानक एक कोने से आरजे निकला। उसके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल था और एक्सप्रेशन हद से ज्यादा खतरनाक। आरजे ने उस रिमोट कंट्रोल को प्रेस कर दिया। बूम! जैसे ही उसने बटन दबाया, वैसे ही 3 गाड़ियां हवा में ब्लास्ट हो गई। भयंकर सिंह, जो अब तक गाड़ी में बैठा नहीं था, उसने अपने लोगों के साथ अभी भी बंगले के अंदर था। इतनी तेज आवाज सुनकर वह दौड़कर बाहर आया। जब उसने यह देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। फिर उसके आदमियों की नजर राजवीर पर पड़ी, यानी कि आरजे पर। भयंकर सिंह ने भी जब आरजे को देखा तो वह चौंक गया। इस बच्चे को तो मार दिया था, फिर यह जिंदा कैसे बच गया? आरजे अपने कदम पीछे करने लगा। कुछ भी हो, मगर वह इस वक्त छोटा बच्चा था और इस वक्त अपने सामने खड़े इंसानों से वह डायरेक्टली फाइट नहीं कर सकता था, इसलिए फिलहाल उसे जिंदा रहना था। वह पलटकर भागने लगा। उसके एक्सप्रेशन अभी भी बहुत डार्क थे, मगर फिर भी भयंकर सिंह ने गोली चला दी। धाएं! गोली उसकी पीठ में लगी और वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो राजवीर था। तो भयंकर सिंह ने उसे पैसों की गाड़ियों के बदले डॉक्टर ब्लैक को बेच दिया। राजवीर समझ नहीं पाया कि उसने यह क्यों किया, और वह ये नहीं समझ पाया कि जब वह मर चुका था तो वापस जिंदा कैसे हो गया और यहाँ कैसे पहुंच गया। जो भी कुछ आरजे ने किया, राजवीर को उस वक्त कुछ भी याद नहीं। लैब में राजवीर के साथ और भी बच्चे थे। राजवीर के ऊपर भयंकर से भयंकर एक्सपेरिमेंट किए गए। कई महीनों तक मौत से भी ज्यादा दर्दनाक उस दर्द को उसने सहा। वहां पर मौजूद कोई भी बच्चा इतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया और मर गया। सिर्फ वह एक अकेला बचा था जिसने इस दर्द को झेल लिया। शायद उसके अंदर का आरजे इतना स्ट्रांग था, इसलिए वो इस दर्द को सहन कर पाया और एक्सपेरिमेंट में सरवाइव करने वाला वह अकेला बच्चा रह गया। फिर उसे जल्दी से उठाकर उन बच्चों के साथ लाया गया जो खुद भी इस एक्सपेरिमेंट को सरवाइव कर चुके थे। एक कमरे में कुछ ही बच्चे थे। उनमें से एक स्वयं था, एक कहर थी और एक जो सबसे अलग था, डीडी, जिसे सब बच्चों से अलग रखा था क्योंकि वह खास था। डॉक्टर ब्लैक के लिए उसे लैब में सिर्फ वही बच्चे मौजूद थे, लेकिन और भी बहुत सारी लैब से जहां पर एक्सपेरिमेंट को सरवाइव करने वाले और भी कुछ बच्चे मौजूद थे। डीडी ने हिम्मत दिखाकर वहां से भागने की कोशिश की और जाते जाते वह अपने साथ उन तीनों को भी भगा ले गया। नूर हैरान थी और उसकी आंखों से आंसू भी टपक गए थे। राजवीर की आंखों में भी हल्का सा दर्द महसूस हो रहा था। अतीत के वह दिन बहुत भयानक थे। उन्होंने आज तक उसे कभी सुकून से सोने नहीं दिया। आज भी उसे चारों तरफ अपनी फैमिली की चीखें चिल्लाने की आवाज, अपने पिता का कटता सर, अपनी बहन की खून से लथपथ लाश और अपनी माँ का दर्द से चिल्लाना दिखाई देता है। अगर आरजे ने उसे बचाया नहीं होता तो शायद वह भी मर चुका होता। उसके बाद यह तो उसके दर्द की सिर्फ शुरुआत थी। जो दर्द उसे लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट के दौरान मिला था, वह तो इससे भी कई गुना ज्यादा दर्दनाक था। नूर ने अपने आंसुओं को पोंछा और कहा, तो बीबी ने तुम्हें बचाया, तुम्हारा बिग ब्रदर? हाँ। राजवीर ने हल्का अपना सर हिलाया और कहा, कई बार कुछ रिश्ते खून के रिश्ते से भी ज्यादा गहरे होते हैं। मेरे लिए बिग ब्रदर मेरे अपने सगे भाई से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। राजवीर की बात सुनकर नूर के एक्सप्रेशन थोड़े नरम हो गए। वह भी आगे आई और उसने राजवीर को गले से लगा लिया। नूर ने राजवीर से कहा, मैं आरजे का यह एहसान कभी नहीं चुका सकती। तुम्हें जिंदा रखकर, तुम्हें बचाकर उसने और बिग ब्रदर दोनों ने मुझे पर बड़ा एहसान किया है। राजवीर अपने हाथ उठाकर नूर को गले से लगा लेता है और कहता है, मेरे लिए, मेरे अपने परिवार के नाम पर उनके अलावा एक तुम ही बची हो। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता, कभी भी नहीं। अब नूर एक अजीब सी दुविधा में फंसी हुई थी। वह काफी वक्त से राजवीर के साथ रह रही थी, मगर अभी तक उसने अपनी सच्चाई राजवीर को नहीं बताई थी। वह सिंघानिया फैमिली से बिलोंग करती है और उसे राजवीर की सच्चाई
राजवीर को अपनी सच्चाई बता देनी चाहिए। नूर ने हल्का सिर उठाया और राजवीर की आंखों में देखते हुए बोली, राजवीर, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, कुछ बहुत जरूरी बताना है अपने बारे में तुम्हें। राजवीर यह सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोला, अपने बारे में क्या? नूर ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली बात यह है कि मैं नूर सिंघानिया। नूर ने इतना ही बोला कि राजवीर का फोन बजने लगा। राजवीर ने देखा तो उसे थोड़ा जरूरी कॉल आ रहा था। राजवीर प्यार से नूर के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, कॉल जरूरी है, मैं एक बार अटेंड कर लेता हूँ, ठीक है? नूर मुस्कुराकर हाँ में सर हिला देती है, फिर वह उठकर बगल में बैठ जाती है और राजवीर थोड़ा साइड में जाकर कॉल अटेंड करने लगता है। नूर काफी चिंता में बैठी हुई सोचती है, अगर मैंने राजवीर को बता दिया कि मेरी असलियत क्या है तो मुझे माफ तो कर देगा ना मेरे इतने बड़े झूठ के लिए। अगर उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया तो? नहीं, ऐसे कैसे ब्रेकअप कर सकता है? अभी तो हमारी कहानी ठीक से शुरू भी नहीं हुई, वह ऐसे खत्म नहीं हो सकती। पर मैं बताने में ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर सकती, मुझे सोच समझ के और सही मौके का इंतजार देखकर राजवीर को सच्चाई बतानी चाहिए। हाँ, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक ऐसा ना हो कि राजवीर इस धोखे और इस झूठ के बदले मुझे माफ ही ना करे। कॉल कट करने के बाद राजवीर वापस नूर के पास आया और बोला, हाँ तो क्या बोल रही थी तुम? वह उसके बगल में बैठ गया। नूर ने कहा, मैं बोल रही थी कि क्या हम कहीं मूवी पे चल सकते हैं? मेरा तुम्हारे साथ अकेले वक्त बिताने का बहुत मन कर रहा है। राजवीर मुस्कुराकर नूर के करीब आया और बोला, बस इतनी सी बात, बिल्कुल हम चल सकते हैं और हम जरूर चलेंगे। इसके बाद राजवीर ने नूर के होठों पर हल्का सा किस किया। नूर मुस्कुरा दी, मगर उसके अंदर ही अंदर बेचैनी थी। वह राजवीर से बहुत प्यार करती थी और उसे बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती थी, मगर सच्चाई को वह आखिर कब तक छुपा सकती है? आज नहीं तो कल राजवीर को इन सब के बारे में पता चल ही जाएगा। कहर खुशी के कैबिन में एंट्री करती है। खुशी ने एक इम्पोर्टेंट काम के लिए कहर को बुलाया था। कहर जब खुशी के कैबिन में आती है तो देखती है कि खुशी फिलहाल कैबिन में नहीं है, शायद कहीं बाहर गई है। ठीक है, तो उसने सोचा कि वहीं थोड़ा इंतजार कर लेती है। वह सोफे के पास आने ही वाली थी कि तभी अचानक बाथरूम का दरवाजा खुलता है और खुशी बाथरूम से बाहर निकलती है। अचानक खुशी को देखकर कहर थोड़ा सीधी खड़ी हो जाती है। खुशी भी अब नजर उठाकर कहर को देखती है तो कहती है, अरे तुम आ गई। खुशी को देखकर कहर थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही थी। उस दिन खुशी ने उसे और अथर्व को ऐसी हालत में देख लिया था जिसके बाद खुशी के सामने आने में कहर को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आपने बुलाया? खुशी मुस्कुराकर कहर के पास आई और बोली, मुझे तुमसे इतना ऑकवर्ड क्यों फील कर रही हो? एक्चुअली खुशी ने नोट कर लिया था कि कहर उसके सामने कुछ ज्यादा ही शर्मिंदा हो रही है। कहर ने अपने होठों को दांतों के नीचे दबा लिया। उसे इतना शर्मिंदा होता देखकर खुशी मुस्कुराकर उसके गाल खींचते हुए बोली, तुम बहुत क्यूट हो, पर तुम्हें इतना शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। वैसे अगर सच पूछो तो मैं तुम्हें यहाँ थैंक यू बोलने के लिए बुलाया। खुशी की बात सुनकर कहर थोड़ा सा हैरान और कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। उसने पूछा, थैंक यू किस लिए? खुशी ने जवाब दिया, पता है अथर्व को कभी कोई लड़की पसंद नहीं आई थी। मैं जब भी उसकी शादी की बात करती वह हमेशा बचकर निकलता था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मैं इस बात को लेकर टेंशन में आ गई थी कि पता नहीं कभी वह किसी लड़की को डेट करेगा या नहीं, मगर तुमने मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। उसे अपने प्यार में फंसाकर। खुशी ने बड़ी ही नरमाहट के साथ ये बातें कही। खुशी की बात सुनकर कहर का चेहरा तो शर्म से लाल हो गया। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। आई मीन हम तो बस बेचारी। कहर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। खुशी हल्का सा हंसते हुए बोली, सच बताऊं तो मुझे तो तुम शुरू से ही पसंद थी और मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरे खड़ूस भाई को सिर्फ तुम ही लाइन पर ला सकती हो। कहर शर्माकर हल्का सा मुस्कुराने लगी। तभी कैबिन का दरवाजा खुला और कोई इंसान कैबिन के अंदर आया। खुशी ने पीछे देखा और तुरंत कहा, अरे अगुनी, तुम्हारे लिए मैं कब से इंतजार कर रही थी। अचानक अगुनी का नाम सुनकर कहर की आंखें फटी की फटी रह गई। दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो गई। ओ माय गॉड, वह फाइनली उसके सामने आ गया। खुशी ने मुस्कुराकर कहा, इससे मिलो, उसका नाम कहर है, यह अथर्व की पर्सनल बॉडीगार्ड है और आई थिंक अब उसकी गर्लफ्रेंड भी। यह बोलकर खुशी ने कहर को तुरंत पलट दिया। कहर नहीं पलटना चाहती थी, लेकिन खुशी ने पलक झपकते ही उसे पलट दिया था तो वह कुछ नहीं कर पाई। कहर जैसे ही पलटी, अगुनी जो नॉर्मल फेस एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था उसे देखते उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसे देखते ही वह तुरंत पहचान गया और सच पूछो तो उसे वहां देखने की उम्मीद उसने बिल्कुल भी नहीं की थी। वह
बड़ा ही शॉक हो गया। अगले ही पल उसकी आईब्रो सिकुड़ गई और हाथों की मुट्ठियां जोर से कस गई। कहर ने अपना सलाइवा कटका। उसके चेहरे पर अब भी हॉरिफाइड एक्सप्रेशन थे। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। खुशी अग्नि से बोली, अच्छा, मैं तुम से जो सामान मंगवाया था वह तुम ले आए। अग्नि के हाथ में एक पैकेट था। वह कहर की तरफ कड़क नजरों से देख रहा था और कहर उसे बहुत डर और हॉरिफाइड नजरों से देख रही थी। अग्नि ने पैकेट आगे बढ़ाया। खुशी पैकेट लेकर बोली, थैंक यू वेरी मच। अच्छा कहर, ये पैकेट तुम जरा अथर्व को दे देना, ठीक है? यह उसका कुछ जरूरी सामान है। कहर के हाथों के रोंगटे खड़े हो गए थे। खुशी ने जब यह नोट किया तो उसने कहा, अरे तुम्हें तो बहुत ठंड लग रही है क्या? अचानक तुम्हारे हाथों के रोंगटे कैसे खड़े हो गए? कहर ने अपनी नजरें अग्नि से हटाई और हल्की घबराहट में अपने डर को छुपाने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, हाँ वो ठीक, थोड़ी ठंड लग रही है, मैं चलती हूँ। खुशी को हल्का अजीब लगा कि अचानक कहर को क्या हो गया, मगर कहर का दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि यह सिर्फ वही जानती थी। ऊपर से नीचे तक उसके बदन में एक कपकपी फैल गई थी। वहीं अग्नि अपनी डार्क आंखों के साथ चुपचाप खड़ा हुआ था। उसके हाथ पीछे की तरफ थे और हाथों की मुट्ठियां जोर से भींची हुई थी। उसकी आंखें कहर को देखकर बहुत ज्यादा डार्क हो गई थी। कहर तुरंत कैबिन से बाहर चली गई और अग्नि चुपचाप खड़ा रहा। कहर के जाने के बाद अग्नि ने कहा, मैं अब चलता हूँ। खुशी ने पूछा, कॉफी पियोगे? मैं अपने लिए मंगवा रही थी। अग्नि ने थोड़ी सी स्ट्रेट आवाज में कहा, नहीं, अभी बहुत जरूरी काम आ गया है, अचानक उसे निपटाना है, बाद में। इसके बाद अग्नि वहां से चला गया। खुशी थोड़ा कंफ्यूज होकर बोली, ये अचानक इन दोनों को क्या हो गया? फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपने काम में लग गई। कहर भागते हुए एलिवेटर की तरफ आई। उसने फटाफट एलिवेटर का बटन दबाना शुरू किया। उसकी सांसें तेज थी, माथे पर पसीना आ रहा था, बार बार गला सूख रहा था और वह पीछे की तरफ देख रही थी। एलिवेटर का दरवाजा खुल नहीं रहा था। तभी अचानक उसकी नजर अग्नि पर पड़ी, जो उसके पीछे से बड़े ही तेज कदमों के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा डरावने और खतरनाक थे। उसे देखते ही कहर ऊपर से नीचे तक कांप गई। वो एलिवेटर के आने का वेट नहीं कर सकती थी। वह फटाफट सीढ़ियों से होकर भागने लगी, मगर अग्नि उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। वह उसे तेज कदमों से फॉलो करने लगा। कहर के चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। आज वो पूरी तरह से फंस गई थी। अब अग्नि उसे नहीं छोड़ेगा। अब तो भगवान ही जाने कि वो अपनी जान कैसे बचाएगी। वह तेजी से भाग रही थी। नीचे के फ्लोर पर पहुंचकर जैसे ही वह वहां से जाने लगी, वैसे ही अचानक अग्नि वहां पर पहुंच गया। कहर की आंखें फट गई, इतनी जल्दी यहाँ पे ये कैसे पहुंच गया? वो पलटकर फिर भागने लगी। अग्नि उसके पीछे भागते हुए बोला, भाग कहाँ रही हो? रुको, मैंने कहा रुको। मगर कहर नहीं रुकने वाली थी। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। वह भाग रही थी और अग्नि उसके पीछे पड़ा था। तभी अचानक वह किसी से टकरा गई और एकदम से उसकी बाहों में गिर गई। अग्नि के कदम वहीं पर रुक गए। उसने अपने कदमों को पीछे ले लिया। कहर ने तेज तेज सांसों के साथ जब देखा कि वह किस किस से टकराई है तो पाया कि अथर्व के चेहरे पर बड़ी सी हैरानी और कंफ्यूजन से भरे भाव के साथ उसे देख रहा है। कहर, क्या हो गया? अथर्व ने उसे खड़ा किया। कहर तेज तेज सांस ले रही थी। उसने अग्नि की तरफ नजर डाली, जो उससे थोड़ी दूर पर खड़ा था, मगर वह अब भी खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। अथर्व ने अग्नि की तरफ देखा और उसे देखते उसकी आईब्रोज हल्की सी सिकुड़ गई। अग्नि ने एक अपने डार्क एक्सप्रेशन को छुपाते हुए हल्के नॉर्मल एक्सप्रेशन रखे और फिर कदमों को पीछे लेकर वहां से चला गया। उसे जाता देखता हुआ फाइनली कहर को राहत की सांस आई। आज फिर से बच गई, लेकिन उसने मुझे देख तो लिया है, मैं कब तक बचूंगी? अथर्व ने एकदम से कहर की तरफ देखा। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसने तुरंत कहर के चेहरे का पसीना अपने रुमाल से साफ करते हुए कहा, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है कहर? और तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? भाग क्यों रही थी? कहर, क्या बात है, बताओ मुझे। अचानक पता नहीं क्यों अथर्व को कुछ ठीक नहीं लगा, कुछ गड़बड़ लगी, खास करके उस इंसान में जो अभी अभी वहां पर खड़ा हुआ था। कहर ने अपनी धड़कनों और सांसों को तेज किया, सांसों को थोड़ा कंट्रोल करते हुए कहा, नहीं, वह एक्चुअली मैं जरा सीढ़ियों से भागकर आई हूं ना, तो थोड़ा पसीना आ गया, इसलिए थोड़ी सांस ले रही थी। अथर्व ने कहा, पर तुम भाग क्यों रही थी? कहर ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, आज मॉर्निंग वर्कआउट नहीं किया तो बस थोड़ा सा। वह बहाना बनाने की कोशिश कर रही थी। उसकी हिचकिचाहट और अखलाने से अथर्व को शक हुआ। उसने गहरी सांस लेकर कहा, पागल लड़की, तुमने मुझे डरा ही दिया था। कहर जबरदस्ती मुस्कुराई और फिर बोली, ये तुम्हारी दी ने तुम्हें भेजा है। उसने पैकेट अथर्व को दे दिया। अथर्व हल्का सा मुस्कुराकर बोला, चलो कैबिन में। उसके बाद वह पैकेट लेकर कैबिन में चला गया। कहर ने पलटकर उस डायरेक्शन में देखा जहां पर अग्नि था, मगर अब वहां पर कोई मौजूद नहीं था। वह चला गया था।
कहर टेंशन में थी। कहर फोन पर बात करते हुए अपने घर के बाहर पहुंची और बोली, मुझे नहीं पता स्वयं वो वहाँ क्या कर रहा था, मगर उसने ऑलमोस्ट मुझे पकड़ लिया था। वह तो बहुत अच्छा हुआ कि मेरे बॉस अचानक सामने आ गए तो वह वहां से चला गया। उसे पता चल गया है कि मैं कहाँ पर हूँ। अब मेरे लिए वह काम करना मुश्किल होने वाला है। आई डोंट थिंक कि मैं उससे ज्यादा दिन बच पाऊंगी। हाँ ठीक है, मैं मिलकर बात करते हैं। ओके। यह बोलकर कहर ने कॉल कट कर दी। अपने घर के दरवाजे के पास पहुंची, चाबी लगाकर दरवाजा खोला और अंदर आई। जैसे ही अंदर आई उसने हॉल में कुछ ऐसा देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और जो उसके हाथ में सामान था धड़ाम से नीचे गिर गया। उसने देखा कि हॉल में पायल और सौम्य बैठे हुए थे। उसके अपोजिट सोफे पर कोई और भी बैठा हुआ था। शायद वह इस वक्त कहर के इंतजार में था। कहर का बदन एक बार फिर से अग्नि के वहां देखकर कांप गया। अग्नि ने अपनी डार्क आंखें उठाकर कहर को देखा। एक बार फिर से कहर की सांसें तेज हो गई और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अग्नि के हाथ में पानी का गिलास था जिसे वह बड़े ही स्टाइल से गोल घुमा रहा था। कहर को देखकर उसकी आंखों में शैतानी चमक आ गई। सौम्य खड़ा होकर बोला, अंकल आपसे मिलना चाहते थे, वह यहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। कहर बड़ी मुश्किल से 2 कदम आगे चलकर आती है। अग्नि खड़ा हुआ। पायल और सौम्य ने हल्का सा मुस्कुराकर बोला, मुझे तुम्हारी दीदी से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो बड़ों की बात में बच्चे इंटरफेयर नहीं करते। जाओ तुम लोग अपने कमरे में जाओ। ओके। कहर का दिल घबराहट के मारे उसके सीने में कांप रहा था। उसका गला बार बार सूख रहा था। सौम्य और पायल एक दूसरे का हाथ पकड़कर चुपचाप कमरे के अंदर चले गए। उनके अंदर चले जाने के बाद जब उन्होंने दरवाजा बंद किया तो अग्नि के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और उसकी आंखों में एक्सप्रेशन एक बार फिर से डार्क हो गए। पानी के गिलास को टेबल पर रखकर वह अपने कदमों को कहर की तरफ बढ़ाने लगा। कहर डर के मारे अपने कदम पीछे करने लगी। पीछे चलते चलते वह एकदम दीवार से टकरा गई और कड़क होकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक बार फिर से पसीना आ गया। अग्नि बिल्कुल उसकी आंखों के सामने खड़ा हो गया था। इस वक्त कहर को इतना डर लग रहा था जितना उसे जिंदगी में कभी भी नहीं लगा। यह आदमी मुझे पकड़ने आया है और मुझे पकड़कर डॉक्टर ब्लैक के पास ले जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे इतना डरा हुआ देखकर अग्नि ने कहा, बहुत भाग चुकी हो तुम, अब नहीं भाग सकती। कहर की आंखों से आंसू टपक गए और उसने कहा, प्लीज मेरे भाई बहन मेरे बिना नहीं रह पाएंगे, वो बहुत छोटे हैं, डर जाएंगे, प्लीज। कहर को इस वक्त खुद से ज्यादा चिंता सौम्य और पायल की हो रही थी। अगर अग्नि उसे अभी यहाँ से घसीटता हुआ ले जाता है तो फिर उन दोनों का क्या होगा, उसके बिना वो कैसे रहेंगे। वो तो कुछ समझ भी नहीं पाए। अग्नि ने कहर से कहा, रिलैक्स, कहीं नहीं लेकर जा रहा हूं मैं तुम्हें। अग्नि की बात सुनकर अचानक कहर थोड़ा कंफ्यूज हो गई। कहीं नहीं ले जा रहे मतलब? वह मुझे पकड़ने नहीं आया तो फिर क्यों आया है? अग्नि ने कहा, अगर चाहूं तो लेकर जा सकता हूं तुम्हें घसीटता हुआ, और मुझे ऐसा करने से कोई भी नहीं रोक सकता, मगर मैं यहाँ तुम लोगों को पकड़ने नहीं आया हूँ। तुम्हें पकड़ने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें पकड़कर नहीं ले जाऊंगा। हाँ, हो सकता है तुम्हारे भाई बहनों पर तरस खा के फिलहाल के लिए मैं तुम्हें छोड़ दूं, पर तुम कब तक बच पाओगी यह कहना मेरे लिए भी मुश्किल है। फिलहाल अगर बचना चाहती हो तो मुझे उसका पता बताओ। मैं यहाँ सिर्फ उसको लेने आया हूँ, उसे लेने के लिए। कहर समझ गई थी कि अग्नि डीडी के बारे में बात कर रहा है। उसने कहा, वह मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। अग्नि के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। वह दीवार पर जोर से हाथ मारता है जिससे कहर कांप उठती है। वह कड़क आवाज में कहता है, लगता है मुझे तुम ऐसे नहीं मानोगी। क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे भाई बहनों के सामने तुम्हें पकड़कर ले जाऊं? कहर की आंखों से आंसू टपक गए। उसने कहा, मुझे सच में नहीं पता। वह कभी एक जगह पर नहीं रुकते, कभी हमें नहीं पता होता कि वह कहाँ पर है। अग्नि कहर से बहुत डार्क आवाज में बोला, कॉल लगाओ उसे अभी। कहर एक पल को रुक गई। क्या यह सही होगा? अगर वह किसी खतरे में पड़ गया तो, अगर यह उसे तक पहुंच गया तो? पर कहर को इस बात का भी भरोसा था कि उसका बिग ब्रदर इतना कमजोर नहीं है। वह अग्नि जैसे के हाथ बिल्कुल नहीं आ सकता। वह सब संभाल लेगा। डर के मारे कहर ने हल्का सा सर हिलाया, अपना फोन निकाला और कांपते हुए हाथों से डीडी को कॉल लगाया। अग्नि के फोन अपने हाथों में लिया और कान पर लगा लिया। दूसरी तरफ से रिंग जाने लगी। कुछ ही सेकंड में दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, मगर अग्नि कुछ नहीं बोला। उसके बाद डीडी चुप हो गया। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच खामोशी रही और फिर अग्नि को दूसरी तरफ से कुछ बहुत ही डीप आवाज में कुछ ऐसा सुनने को मिला, अगर उसके हाथ भी लगाया तो जान से मार दूंगा।
मानो डीडी समझ गया था कि दूसरी तरफ कौन है। अग्नि ने फोन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बहुत ही डार्क और खतरनाक आवाज में कहा, मेरे सामने आओ। अब और ज्यादा लुका छिपी खेलने का मेरा कोई मूड नहीं है। इस तरह से डीडी ने कहा, जरूर आऊंगा। वक्त आएगा जब मैं तुम्हारे सामने आऊंगा और वहां से निकल भी जाऊंगा। तुम्हारे पास हर रास्ता होगा मुझे पकड़ने का, पर फिर भी नहीं पकड़ पाओगे, यह मेरा प्रॉमिस है। अब चुपचाप वहां से दफा हो जाओ। तुम्हारा मुकाबला मुझसे है। उन्हें इस बीच में घसीटने की कोशिश भी मत करना। उसके बाद अग्नि ने कहा, आई प्रॉमिस, जिस दिन तुम मेरे सामने आए दोबारा मेरी पकड़ से आजाद नहीं हो पाओगे। बहुत जल्दी मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा। उसके बाद यू विल बी फिनिश्ड। अग्नि ने कॉल कट कर दिया और फोन को कहर को देकर अग्नि वापस दरवाजे की तरफ जाने लगा। कहर काफी घबराई हुई थी पर चुपचाप खड़ी थी। अग्नि के कदम रुक जाते हैं और वह बिना पीछे पलटे कहता है, मैं तुम्हें लेकर नहीं जा रहा हूँ। इसका मतलब ये मत समझना कि तुम सेफ हो। अगर मुझे तुम्हारे बारे में पता चल चुका है तो तुम्हें पकड़ने आएंगे वो भी जान जाएंगे। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, लेकिन तैयार रहना। उसके बाद अग्नि वहां से चला गया। उसके चले जाने के बाद कहर जमीन पर बैठ गई। तेज धड़कनों को, अपने डर और घबराहट को शांत करने की कोशिश करने लगी। अग्नि चाहता तो उसे लेकर जा सकता था पर नहीं लेकर गया। क्यों? लेकिन आज तो सचमुच बाल बाल बच गई। खुशी गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी। अग्नि गाड़ी में बैठा हुआ खुशी का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इस बार उसे पकड़ना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। डॉक्टर ब्लैक को वह और निराश नहीं कर सकता, वरना वे उसके साथ क्या करेंगे यह वह सोच भी नहीं सकता। खुशी गाड़ी में बैठकर देखती है कि अग्नि अपने ही ख्यालों में गुम है, कहाँ खोया हुआ है। उसे इतना एहसास नहीं हुआ कि मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। खुशी ने सोचा। उसने अग्नि से कहा, क्या हुआ, तुम कहाँ खोए हुए? खुशी की आवाज सुनकर अग्नि अचानक होश में आया और पलट कर देखा। हल्का सा हैरान होकर बोला, तुम कब आई? मैंने देखा ही नहीं। खुशी मुस्कुराकर बोली, होश में रहकर रहोगे तभी तो पता चलेगा ना। अग्नि थोड़ा शर्मिंदा हो गया। खुशी ने अग्नि से कहा, मुझे एक अच्छे से मॉल ले चलो, कुछ शॉपिंग करनी है। खुशी की बात सुनकर अग्नि ने बस हल्का सा सिर हिलाया और गाड़ी लेकर निकल पड़ा। जल्द ही वे एक बहुत बड़े मॉल में पहुंच गए। खुशी गाड़ी से उतरी और बोली, चलो तुम भी चलो। अग्नि जो गाड़ी में बैठा हुआ था बोला, पर मैं कहाँ चलूं? खुशी ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, चलो अग्नि, मैं बोल रही हूँ, इतना काफी नहीं? तुम सवाल बहुत करते हो। अग्नि ने ज्यादा कुछ ना बोलते हुए चुपचाप गाड़ी पार्क की, गाड़ी से निकला और खुशी के साथ मॉल के अंदर चला गया। अग्नि ने पूछा, पर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेके आई हो? मैं यहाँ क्या करूँगा? खुशी मुस्कुराई और बोली, आज हम ब्लैक डायमंड होटल जा रहे हैं एक बिजनेस पार्टी के लिए और वहाँ पर कुछ दोस्तों से मिलने के लिए, तो तुम मेरे साथ चल रहे हो? अग्नि ने कहा, मैं तो तुम्हारा ड्राइवर हूँ तो मैं तो चलूंगा ही। मैंने पूछा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मेरा मतलब मैं गाड़ी में ही ठीक था। खुशी आगे बढ़ते हुए बोली, क्या तुम बिजनेस पार्टी में यही कपड़े पहनकर जाओगे? अग्नि ने अपने कपड़ों को देखा और सोचने लगा कि इनमें क्या प्रॉब्लम है। खुशी ने एक गहरी सांस ली, हल्का सा सिर हिलाया और आगे बढ़ती रही। जल्द ही वे कपड़ों की एक शॉप पर पहुंच गए। खुशी खुद के लिए कुछ कपड़े सेलेक्ट करने लगी। अग्नि चुपचाप आईने के सामने हाथों को छाती पर क्रॉस करके खड़ा था। वह अपनी पीठ आईने से टिकाए हुए खुशी को देख रहा था। खुशी अपने कपड़े सेलेक्ट कर रही थी। कुछ देर बाद वह कुछ ड्रेस लेकर अग्नि के सामने आई। अग्नि वहां खड़ा रहा। खुशी ने अपनी आईब्रोज ऊपर उठाई और उसे इशारा किया कि वह थोड़ा बगल हटे। अग्नि समझ नहीं आया, वह कंफ्यूज हो गया। खुशी उसके करीब आकर बोली, अब तुम सामने से हटोगे या तुम्हारी आंखों में ही देखकर पता लगाऊं कि मुझ पर कौन सी ड्रेस कैसी लग रही है? खुशी की बात सुनकर अग्नि थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। वह आईने के सामने खड़ा था इसलिए थोड़ा बगल हट गया। खुशी मुस्कुराई और उसने एक एक ड्रेस को अपनी बॉडी पर लगाकर चेक किया। वैसे तो सब ठीक लग रही थी, लेकिन पहनकर ही सही अंदाजा लगाया जा सकता था। अग्नि जो बगल में खड़ा था खुशी से पूछा, मुझ पर कौन सी ड्रेस अच्छी लग रही है? अग्नि ने सारी ड्रेस को देखा, फिर हल्का सा सड़ा मुंह बनाकर बोला, सब बकवास लग रही है, कोई भी अच्छी नहीं लग रही। अग्नि की बात सुनकर खुशी हैरान रह गई। उसने कहा, ये सब स्टोर की सबसे महंगी एक्सपेंसिव ड्रेसेस है, तुम्हें यह सब बकवास लग रही है? अग्नि ने कहा, नहीं, ये बकवास नहीं है,
तुम पर सूट नहीं कर रही। खुशी ने आंखें सिकुड़ कर कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं खूबसूरत नहीं हूँ या मुझ पर ये कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे? अगुनी ने सीधे साफ शब्दों में कहा, इन कपड़ों के मुकाबले तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, इसलिए ये तुम्हारी पर्सनैलिटी पर सूट नहीं करेंगे। अगुनी की बात सुनकर खुशी का मुंह खुला का खुला रह गया। वह अचानक ही बहुत ज्यादा ऑकवर्ड महसूस करने लगी और उसके गाल शर्म से लाल हो गए। उसने अपना गला साफ किया और कहा, अच्छा तो तुम बता दो, मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से कौन सी ड्रेस मुझ पर ज्यादा अच्छी लगेगी? अगुनी ने यहाँ वहां नजर दौड़ाई। तभी उसकी नजर एक ड्रेस पर गई। एक लड़की उस ड्रेस को अपने ऊपर लगाकर आईने के सामने देख रही थी। वह खुश लग रही थी। वह ड्रेस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। अगुनी को एक नजर में ही पसंद आ गई थी। वह लड़की उस ड्रेस के पास गया और सामने खड़ा हो गया। वह लड़की अचानक इतने हैंडसम लड़के को अपने सामने देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। वह कुछ बोल पाती उससे पहले अगुनी ने कहा, मुझे ड्रेस दो। लड़की ने जवाब दिया, लेकिन क्यों? यह मैंने पसंद की है और तुम लड़के हो, तुम लड़कों वाली ड्रेस पहननी चाहिए। अगुनी ने कहा, यह ड्रेस मेरी बॉस पर ज्यादा अच्छी लगेगी तुम इसे छोड़ दो और कुछ और देख लो। यह बोलकर खुशी अगुनी ने वह ड्रेस ली और वहां से चला आया। उस लड़की का मुंह खुला का खुला रह गया। अजीब बदतमीज आदमी है, इसकी इतनी हिम्मत। अगुनी वह ड्रेस लेकर खुशी के पास आया और देते हुए बोला, यह तुम पर खूबसूरत लगेगी। खुशी ने अपने हाथ में ड्रेस ली और देखने लगी। चेरी कलर का खूबसूरत सा गाउन था, बहुत ही ज्यादा मुलायम कपड़े का। लग तो प्यारा रहा था। अब खुशी ने उस कपड़े को अपने हाथ में लिया और कहा, यह तो वाकई में खूबसूरत है। उसके बाद वह लड़की भागती हुई यहाँ पर आई और चिल्लाकर बोली, हेलो एक्सक्यूज मी मिस्टर, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे हाथ से ड्रेस कैसे छीन ली? यह मेरी है, इसे मैंने पसंद किया है। ये लड़की ने तुरंत ड्रेस की तरफ देखा जो खुशी के हाथ में थी। खुशी हल्का सा हैरान हो गई। वह लड़की खुशी से बोली, मैडम यह ड्रेस मैंने पसंद की थी, आपका यह जो कोई भी है जबरदस्ती मेरे हाथों से ड्रेस छीन कर लेकर आया, बहुत बदतमीज है, मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। उस लड़की की बात सुनकर खुशी हैरान होकर अगुनी से बोली, तुम यह ड्रेस इस लड़की से छीन कर लाए हो? अगुनी ने अपने कंधे हल्के से उठाकर बेफिक्री में जवाब दिया, तुम्हारे लिए मुझे यही ड्रेस सबसे अच्छी लगी, इसने ले ली थी तो मैंने छीन लाया। वैसे भी इसके ऊपर ये ड्रेस बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, यह बिल्कुल खूबसूरत नहीं है। अगुनी की बात सुनकर खुशी और वह लड़की दोनों का मुंह और आंखें खुली की खुली रह गई। उस लड़की की मुट्ठी कस गई और वह गुस्से से बोली, एक तो मेरे हाथ से मेरी ड्रेस छीन ली, ऊपर से मेरी इतनी बेइज्जती कर रहे हो, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाती हूँ। वह जाने लगी। तभी खुशी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, देखिए प्लीज मेरी बात सुनिए। वह लड़की रुककर खुशी की तरफ देखने लगी, गुस्से में लग रही थी। खुशी ने कहा, क्या आप ये ड्रेस मैं आपसे ये ड्रेस खरीद सकती हूँ प्लीज? उस लड़की ने हाथों को छाती पर क्रॉस करते हुए कहा, और किस खुशी में मैं ये ड्रेस आपको दूं? खुशी ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं इसके 3 गुना से भी ज्यादा दाम दूंगी। यह सुनकर उस लड़की की आंखें फटी की फटी रह गई और उसने कहा, क्या? खुशी ने कहा, अच्छा एक काम करते हैं, आपको यहाँ से जितनी भी शॉपिंग करनी है आप कर लीजिए, उसका बिल मैं पे कर दूंगी, मगर ये ड्रेस मुझे दे दीजिए प्लीज। वह लड़की हैरान हो गई और सोचने पर मजबूर थी। खुशी का ऑफर वाकई में सोचने लायक था। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है रख लो तुम यह ड्रेस, अब तुम इतना प्यार से रिक्वेस्ट कर रही हो इसलिए मैंने तुम्हें दे दी, और इसको समझाओ कि ऐसी बदतमीजी करेगा तो अगली बार से थप्पड़ खाएगा। मैं तब तक शॉपिंग करती हूँ, बिल पे करना है, ठीक है? खुशी ने तो मुस्कुराकर हामी में सर हिला दिया और वह लड़की चली गई। अगुनी उसे गुस्से से गुजरते हुए देख रहा था। वह इरिटेट फेस बनाकर बोला, न शक्ल है न सूरत, फिर भी एटीट्यूड किस बात का है इसके अंदर? खुशी हल्का सा हंस दी और अगुनी से बोली, कुछ भी बकवास मत करो, ऐसा नहीं बोलते। अगुनी ने खुशी की तरफ देखकर कहा, तुम यह पहनो ना, तुम्हारे ऊपर ये बहुत खूबसूरत लगेगी। खुशी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और चेंजिंग रूम में ड्रेस चेंज करने के लिए चली गई। थोड़ी देर में अगुनी चेंजिंग रूम के बाहर खुशी का इंतजार कर रहा था। चेंजिंग रूम का दरवाजा खुला। वह अगुनी ने जैसे ही पलटकर देखा उसकी सांसें रुक गई। कुछ पल के लिए दुनिया से कहीं दूर खो गया और दिल सीने से बाहर निकलने को बेताब होने लगा। खुशी इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि वह अपनी नजरें हटा नहीं पाया। गाउन में खुशी की खूबसूरती 4 गुना बढ़ गई थी। वह मुस्कुराकर अगुनी से बोली, कैसा लग रहा है मुझ पर? वैसे तो उसने पूछने की जरूरत नहीं थी, अगुनी की फटी हुई आंखें और खुला हुआ मुंह सब बता रहे थे। उसे ऐसा करता देख खुशी के
खुशी के गाल बड़े लाल हो गए थे। अगुनी के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, बियॉन्ड द ब्यूटी। अगुनी की बात सुनकर खुशी ने अपने निचले होठों को दांतों के नीचे दबाया और वह काफी ब्लश करने लगी। थोड़ी देर में कपड़े चेंज करने के बाद खुशी ने उस ड्रेस को अपने लिए खरीद लिया और अब बारी थी अगुनी के लिए कुछ कपड़े सेलेक्ट करने की। अगुनी चुपचाप खुशी के सामने खड़ा था और खुशी बढ़िया बढ़िया बिजनेस सूट निकालकर अगुनी के ऊपर लगा लगा कर देख रही थी कि वह कैसा लगेगा। अगुनी ने नाक सुकेड़ते हुए कहा, मेरे लिए यह सब लेने की क्या जरूरत है, मैं ये सब नहीं पहनता। खुशी ने कहा, मैंने पूछा तुमसे? नहीं ना, चुपचाप खड़े रहो। उसके बाद वह और भी बढ़िया बढ़िया सूट निकालने लगी और उन्हें अगुनी पर लगाकर देखने लगी कि कैसे लगेंगे। अगुनी बेचारा कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप खड़ा रहा। फाइनली एक बहुत ही सुंदर सा सूट मिला, ब्लैक कलर का 3 पीस बिजनेस सूट जिसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा था, जो बेहद अमेजिंग लग रहा था। उसके साथ एक लाल रंग की टाई भी थी। खुशी ने तुरंत उसे निकाला और अगुनी से कहा, यह तो बहुत अमेजिंग है, तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। अगुनी ने गहरी सांस लेकर कहा, क्या जरूरत है इन सब की? खुशी ने कहा, तुम मेरे साथ पार्टी में यही पहनकर चलोगे। ओके, अब चलो। खुशी कपड़े पैक करवाने लगी और बिलिंग कराने लगी। तभी वह लड़की वहां आई जिसका बिल खुशी को पे करना था। खुशी का मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने देखा कि उस लड़की के हाथों में कपड़ों का ढेर था। उसने बहुत सारी ड्रेसेस खरीद ली थी। अगुनी ने यह देखा तो अपनी आंखें सिकोड़ ली। अजीब लड़की है, जैसे जिंदगी में इसने कभी कपड़े ही नहीं देखे, इतने सारे कपड़े खरीद लिए। और क्या अब इन सब का बिल भी खुशी को ही भरना पड़ेगा? खुशी मुस्कुराकर बोली, लगता है काफी अच्छी खासी शॉपिंग की है तुमने। उस लड़की ने थोड़ा अलग अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, ओह, बाकी दिनों से तो मैंने बहुत कम शॉपिंग की है। आपको बिल, क्योंकि बिल आप बढ़ने वाली है ना। यूजुअली मैं बहुत ज्यादा शॉपिंग करती हूँ, मुझे शॉपिंग का बहुत शौक है। उसके बाद उस लड़की ने कपड़े काउंटर पर रखते हुए कहा, यह सब पैक कर दीजिए और बिलिंग कर दीजिए। खुशी ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, मगर अगुनी को बहुत चिढ़ हो रही थी इस लड़की से। जल्द ही बिल बनकर तैयार हो गया। खुशी के कपड़ों का अच्छा खासा बिल था, लेकिन उस लड़की का बिल बाप रे लाखों में आया। खुशी ने अपना कार्ड देते हुए कहा, इस लड़की का बिल भी इसी कार्ड से कलेक्ट कर लीजिए। वह लड़की खुशी से झूम उठी। अपना पेमेंट करने के बाद वे लोग वहां से सीधा होटल के लिए निकल आए। पार्टी से पहले इसी होटल में खुशी की एक छोटी सी मीटिंग थी, इसलिए वह मीटिंग अटेंड करने चली गई। अगुनी अपने कमरे में तैयार हो रहा था। शाम का वक्त था और पार्टी किसी वक्त शुरू होने वाली थी। उसने ब्लैक सूट पहन लिया था। माय गॉड, कितना हैंडसम लग रहा था कि कोई देखे तो बस उसकी नजर उसी पर ठहर जाए, अगुनी पर। लेकिन एक चीज थी जो काफी प्रॉब्लम कर रही थी, उसकी लाल रंग की टाई। वह उसे बिल्कुल नहीं पहन पा रहा था। उसे नहीं पता था कि टाई कैसे पहनी जाती है। वह गले में टाई को फांसी के फंदे की तरह लपेट कर देख रहा था और फिर इरिटेट हो रहा था। उसने टाइप्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन में खुद से कहा, अब इसे कैसे पहनूं मैं? फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, खुशी को बुलाता हूँ, शायद उसे आता होगा टाई पहनाना। मुझे तो यह बिल्कुल भी नहीं आता। उसके बाद अगुनी सिर्फ कमरे से निकलकर बगल वाले कमरे में गया। वह कमरा खुशी का था। उसने दरवाजा नॉक किया तो अंदर से आवाज आई, खुला है, आ जाओ। खुशी शायद जानती थी कि बाहर इस वक्त सिर्फ अगुनी हो सकता है। अगुनी अंदर आया और हाथ में टाई लेकर आगे बढ़ते हुए बोला, खुशी, यह मुझसे हो नहीं रहा, जरा तुम करोगी? तभी अचानक उसने नजर उठाई तो बस देखता ही रह गया। मॉल में जब खुशी ने ड्रेस ट्राई की थी तो उसमें कोई शक की बात नहीं थी कि वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। लेकिन इस वक्त अच्छे से मेकअप करके और बालों का खूबसूरत हेयर स्टाइल बनाने के बाद खुशी उस ड्रेस में क्या लग रही थी यार, बिल्कुल आसमान से उतरी हुई परी की तरह। अगुनी ने जब उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे का रिएक्शन कुछ ऐसा ही था जैसे वह हैरान रह गया। दोनों की धड़कनें एक दूसरे को देखकर तेज हो गई। अगुनी भी काले कपड़ों में बेहद हैंडसम लग रहा था। उसके गले में टाई पड़ी हुई थी जो अभी तक बंधी नहीं थी। खुशी अगुनी के करीब आई और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अगुनी खुशी की खूबसूरती में इस कदर खो गया कि जैसे सांस लेना तक भूल गया। क्या नहीं हो रहा तुमसे? खुशी ने पूछा। उसकी आवाज सुनकर अगुनी तुरंत होश में आया और थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया। अपने गले की टाई दिखाते हुए बोला, मुझे ये बांधनी नहीं आती। खुशी हल्का सा सर हिलाया और आगे बढ़कर टाई को अपने हाथों में लिया। जैसे ही वह एकदम से अगुनी के करीब आई, अगुनी के दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो गई। अगुनी खुशी के होठों पर एकदम चेरी
की तरह लाल थे। उसकी आंखों में हल्का सा काजल था, पलकें मस्कारे से सजी हुई थी और आई शेडो उसकी ड्रेस से बिल्कुल मैचिंग के थे। उसका गोरा सा चेहरा, बेहद खूबसूरत बंदे बाल और उसके अंदर से आ रही खुशबू, उफ। अग्नि तो उसकी खुशबू में जैसे डूब ही गया। उसके खूबसूरत चेहरे बस देखता ही रह गया। उसका दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि वह खुद अपनी धड़कनें साफ साफ सुन सकता था। धीरे धीरे खुशी ने अग्नि की टाई बांधनी शुरू की। फिर उसने नजर उठाकर अग्नि की तरफ देखा, जो लगातार देख रहा था। वह उसे देख रहा था जैसे कि किसी वक्त अब उस पर टूट पड़ेगा। अग्नि एकदम पत्थर की तरह जम गया। उसकी नजरें खुशी के चेहरे से हटी नहीं रही थी। उसे अपनी तरफ इस तरह देखते हुआ खुशी की धड़कनें और तेज हो गई। अग्नि ने भी वही परफ्यूम लगाया था जो खुशी ने उसके लिए सेलेक्ट किया था। उसकी खुशबू मदहोश करने देने वाली थी। खुशी को यह फिक्र हो रही थी कि कहीं कोई लड़की उस पर लट्टू ना हो जाए, क्योंकि वह खुद अपनी नजरें उससे नहीं हटा पा रही। पता नहीं क्यों धीरे धीरे खुशी अग्नि के करीब आई, बहुत करीब। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। अचानक पता नहीं क्यों अग्नि से कंट्रोल नहीं हुआ। उसके हाथ खुशी के नाजुक कमर पर चले गए और धीरे से उसने उसे करीब खींच लिया। खुशी के हाथ अग्नि के कंधे पर टिक गए। अब दोनों के चेहरे इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी, सांसों की गर्माहट तक महसूस हो रही थी। दोनों एक दूसरे की धड़कनें महसूस कर सकते थे। अग्नि खुशी को अपने करीब करने से रोक नहीं पाया और ना ही खुशी खुद को अग्नि के करीब जाने से रोक पा रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब चुके थे। धीरे धीरे खुशी ने अपना चेहरा आगे बढ़ाया, बहुत आगे, और फिर दोनों की पलकें बंद हो गई। अगले ही पल खुशी ने अपने नरम होठों को अग्नि के ठंडे होठों पर रख दिए। अग्नि ने जब ये महसूस किया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। खुशी खुद नहीं जानती थी कि उसने ये क्यों किया। वह खुद को रोकना चाहती थी पर उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या कर रही है। बस पता नहीं क्यों उसका जबरदस्त मन किया और उसने कर दिया। जब उसके होठ अग्नि के होठों पर टिके तो अग्नि के सब्र का बांध जवाब देने लगा। उसने खुशी को और ज्यादा करीब किया और दोनों के होठ मिले हुए थे। उसमें हल्की सी मूवमेंट थी। दोनों के बीच एक छोटा सा किस हुआ। खुशी की आंखें बंद थी और उसकी सांसें तेज हो गई थी। धीरे धीरे उसने पलकें खोली और अपने चेहरे को पीछे किया। अग्नि खुशी को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, बस थोड़ी नरमाहट थी। खुशी एकदम से 2 कदम पीछे हट गई और काफी नर्वस हो गई। पता नहीं मैंने खुद को रोक क्यों नहीं पाई, पता नहीं मैंने यह क्या कर दिया, कैसे कर दिया। मोमेंट काफी ऑकवर्ड लग रहा था। अग्नि ने माहौल को हल्का करने के लिए पार्टी शुरू हो गई चले। खुशी ने नजरें ना मिलाते हुए बस हल्का सा सर हिला दिया। इसके बाद वो दोनों पार्टी में चले गए। अग्नि और खुशी एक साथ पार्टी में एंट्री करते हैं। वह दोनों एक दूसरे के साथ इतने ज्यादा क्यूट और प्यारे लग रहे थे जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हों। दोनों को देखकर ऐसा कहा नहीं जा सकता था कि दोनों कपल्स नहीं है। बहुत सारे लोग तो बस उनकी तरफ देखते ही रह गए, क्या बात है, कितना खूबसूरत कपल। तो जैसे उन्होंने कभी देखा नहीं। खुशी पार्टी में अपने कुछ दोस्तों और बिजनेस पार्टनर से मिलती है। उसके बाद वह अग्नि को भी उन सबसे मिलवाती है, कभी अपना फ्रेंड बताकर तो कभी अपना ड्राइवर बोलकर। वो लोग काफी देर तक पार्टी अटेंड करते हैं और इस दौरान अग्नि हमेशा खुशी के पास ही रहता है। खुशी की पॉपुलैरिटी, उसका फटाफट इंग्लिश बोलना और उसका स्टाइल, लोगों की नजरों में उसकी रेस्पेक्ट, खुशी का हंसना, पोलाइटली सबसे बातें करना अग्नि को बहुत ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। वो अमेज्ड होकर बस सब देखे जा रहा था। तभी एक हैंडसम सा नौजवान खुशी के पास आकर कहता है, हेलो मिस खुशी सिंघानिया। खुशी ने नए आदमी की तरफ देखा तो आदमी ने उसकी आंखों में चमक आ गई। निखिल, ओ माय गॉड, काफी लंबे वक्त बाद, कैसे हो तुम। खुशी आगे बढ़ी और दोनों ने एक दूसरे को हक किया। खुशी ने निखिल को बाहों में भर लिया और निखिल ने भी खुशी की पीठ पर हाथ लपेट दी। यह देखकर अग्नि के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। वह निखिल को गुस्से भरी नजरों से घूरने लगा। मैं बहुत बढ़िया हूँ, वैसे माय गॉड क्या लग रही हो आज तुम, निखिल ने कहा। खुशी मुस्कुराई और बोली, क्या कुछ भी। फिर उसने अग्नि की तरफ देखा और कहा, अग्नि ये निखिल है, निखिल भारद्वाज, मेरा फ्रेंड। जब मैं लंदन में पढ़ाई कर रही थी तब यह मेरे साथ कॉलेज में था, बहुत नोटी है। उसके बाद निखिल से बोली, निखिल यह अग्नि है, मेरा फ्रेंड। निखिल ने मुस्कुराकर अग्नि की तरफ हाथ बढ़ाया, पर अग्नि जिस तरह से उसे देख रहा था उसे साफ लग रहा था कि वह हाथ मिलाने का कोई इरादा नहीं है। वह तो इस हाथ को पकड़कर उखाड़ देने वाला था। उसने हाथ नहीं मिलाया।
जिससे निखिल और खुशी दोनों ऑकवर्ड होकर एक दूसरे को देखने लगे। खुशी को अजीब लगा, लेकिन उसने बात को टालते हुए कहा, अच्छा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमने बताया नहीं, तुम वापस कब आए? एक बार मिलने तो आ जाते यार, एक बार कॉल तो कर ही लेते। निखिल मुस्कुराते हुए बोला, अरे क्या बताऊं यार, कुछ इमरजेंसी आ गई थी। डैड को बिजनेस में मेरी जरूरत थी, इसलिए उन्होंने फटाफट मुझे बुलाया, वरना फिलहाल मेरा यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था। अब तो आ ही गया हूँ तो डैड सोच रहे हैं कि कोई अच्छी सी लड़की ढूंढकर मेरी शादी करवा दे। क्या बोलती हो, तुम्हारी बात चलाऊं क्या डैड? चलाऊं डैड से? अगुनी यह सुनकर ही चौंक गया। खुशी ने अपनी आंखें रोल की। वह जानती थी कि निखिल मजाक कर रहा है, लेकिन अगुनी को यह नहीं पता था। क्या खुशी, तुम इससे शादी करोगी? अगुनी ने हल्के गुस्से और हैरानी भरी आवाज में कहा। टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।